अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। नए आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक नया नावल जिसका नाम है हिनावे और जिसकी राइटर है नूर राजपूत। पूरे कमरे में सिगरेट का धुआं फैला था। वो अंधेरा की आरामदा कुर्सी पर बैठे किसी गहरी सोच में डूबा था। जहन दिलो दिमाग पर आज भी एक नाम छाया था। वो वक्फे वक्फे से सिगरेट की कश लगाकर धुआं फिजा में उछाल रहा था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाओ, गंभीर आवाज़ में कहा गया। छोटे मलिक खान ने अंदर आकर हाथ अदब से बांधकर इसे मुखातिब किया। बोलो, वो खोए खोए से लहजे में बोला था। वो लौट आई है छोटे मलिक, खान ने सर झुकाए कहा। कौन? वो बेजारी से पूछ रहा था। खान उसका खास मुलाजिम था जिसे उसके कमरे में किसी भी वक्त आने की इजाज़त थी। वही छोटे मलिक जिसका नाम ज़बान पे लाने से आपने मना किया है, खान ने बताया। झूलती कुर्सी एकदम थमी। वो हैरत से खान को देख रहा था जो अंधेरे में उसे खड़ा तो नज़र आ रहा था लेकिन उसके तासरात वो नहीं देख सकता था। वो कहर बन के लौटी है छोटे मलिक, कहर। सिगरेट ने उसकी उंगली को जलाया तो वो चौंका। जाओ तुम, सादा से लहजे में कहा गया। खान वापस चला गया। वो सिगरेट एशट्रे में फेंक चुका था। आरामदा कुर्सी एक बार फिर झूलने लगी। अब वो उसकी फ़ोन कॉल का इंतज़ार कर रहा था। उसे पूरा यकीन था वो उसे फ़ोन ज़रूर करेगी। उसका यकीन दुरुस्त था। 1 घंटे बाद उसके मोबाइल पर बेल हुई। सामने मेज़ पर रखा मोबाइल उसने उठाया और बिना नंबर देखे कॉल रिसीव करके उसे कान से लगाया। चेहरे पर दिलफरेब सी मुस्कुराहट उभरी। कैसी हो जान? मोहब्बत भरे लहजे में उसने पूछा। दूसरी तरफ गहरी खामोशी छाई हुई थी। पिछले 5.5 सालों से मैंने एक बार भी नंबर नहीं बदला, एक पल के लिए नंबर बंद नहीं होने दिया। मुझे यकीन था तुम मुझे फ़ोन ज़रूर करोगी। मैंने हर एक पल दुआ की है कि तुम जिंदा रहो। जब तक मैं चाहूँ तब तक मैंने दुआ की थी कि तुम्हें कुछ ना हो मिस्टर मलिक। नफरत से भरी आवाज़ उभरी मगर इसे आज भी उसकी आवाज़ में वही सहर महसूस हुआ था। एक सुकून सा अंदर उतर गया था। तुम्हारी नफरत मेरे इश्क से जीत नहीं सकती। मैं बस तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। मैं जानता था तुम लौट आओगी। मैं बहुत खुश हूँ। मेरा नाम मत लेना अपनी ज़बान से, कोशिश भी मत करना। वो धाड़ी दिल पर छपा है, कैसे मिटाओगी? वो उसकी बात से महफूज हुआ था। कुछ देर तक खामोशी छाई रही और फिर कॉल ड्रॉप कर दी गई। वो मुस्कुराकर फ़ोन को देखता रहा और फिर उस नाम को जो स्क्रीन पे चमक रहा था। शाम की सुर्खी ने गांव को मज़ीद खूबसूरत बनाया तो परिंदों ने अपने अपने घर का रुख किया। गाड़ी गांव के जाने वाले रास्ते पर तेज़ रफ्तार से भाग रही थी। काटन के कफ लगे सूट में अंदर बैठा शख्स इस तरह की कैफियत में मोबाइल पर उंगलियां चला रहा था। उसके चेहरे पर परेशानी फैली थी। अचानक गाड़ी एक झटके से रुकी। क्या हुआ शेरदिल? उसने पूछा। साहब, वो शेरदिल ने कुछ कहना चाहा तभी उसकी नज़र सामने खड़ी गाड़ी पर पड़ी। वो उस गाड़ी को पहचान गया था और फिर एक झटके से नीचे उतरा। सामने वाली गाड़ी से वो उतरी। खानम बेगम अपने पुरवकार सरापे के साथ, सर पर दुपट्टा जमाए और कंधों पे बिखरी शाल। वो कदम कदम चलती उसकी तरफ बढ़ रही थी। गाड़ियों के चलने की वजह से उड़ने वाली धूल अब काफ़ी हद तक कम हो चुकी थी। खानम बेगम की चाल में गरूर था, फतह थी। कैसा लग रहा है हार कर, राना ख़याम साहब? वो भी वज़ीर आला सिंध के ओहदे से वो उसके करीब आकर पूछ रही थी। लहजे में तंज था। ख़याम राना की नज़रें झुकी थीं। वो बरसों बाद भी वैसी की वैसी थी। वही नख़वत, वही गरूर और वही वक़ार। जुल्म के सर पर जीतने वाले को फातिहा नहीं कहा जाता खानम बेगम, ख़याम राना ने जवाब दिया। और जो बीच राह में छोड़ जाए उन्हें क्या कहा जाता है? जालिम, बेवफा या फिर बदज़ात? खानम बेगम ने इंतहाई गुस्से से कहा, अलबत्ता लहजे में कहीं अजियत घुली थी। बस वो दाएं हाथ उठाकर धाड़ा था। ख़याम राना की धाड़ गांव के कच्चे पक्के रास्तों पर गूंज कर रह गई थी। झुकी गर्दन एकदम उठी थी, आंखों में सुर्खी फैली थी। आप जा सकती हैं, ख़याम राना ने कहा और ड्राइवर को इशारा किया। ड्राइवर ने गाड़ी पक्की सड़क से कच्चे रास्ते पर उतारी थी। सड़क छोटी थी, एक वक्त में एक ही गाड़ी गुजर सकती थी और ख़याम राना ने पहले उसे गुजरने के लिए रास्ता दे दिया था। ये मेन रोड था। इससे आगे 2 रास्ते निकलते थे, एक मलकों के गांव की तरफ तो दूसरा राजपूतों के गांव की तरफ। दोनों ख़ानदानों का ताल्लुक सियासत से था। दोनों ख़ानदानों में बरसों से दुश्मनी चली आ रही थी। वजह जाने क्या थी, मगर अब यह दुश्मनी इनकी दूसरी पीढ़ी से गुजरकर तीसरी में मुंतकिल होने जा रही थी। कहीं किसी रोज़ यूँ भी होता, हमारी हालत तुम्हारी होती। जो रात हमने गुजारी मर के, वो रात तुमने गुजारी होती। खानम बेगम ने लहजे में फैले दर्द को समेटते हुए कहा और वापस पलट गई। राना का झुका सर मजीद झुक गया था। वो अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से गुजर चुकी थी, जबकि ख़याम राना का जहन खानम बेगम के कहे गए अल्फाज में अटक गया था। एसपी साहब, समझने की कोशिश करें। हम अमन मलिक पर यूँ हाथ नहीं डाल सकते जब तक हमारे पास कोई ठोस सबूत ना हो। कमिश्नर ने अपने सामने बैठे अपने सबसे चहीते ऑफिसर से कहा। पर सर, उस पर कत्ल का मुकदमा है। मैं उसे किसी हाल में नहीं छोड़ सकता। वो शदीद गुस्से में था। राना साहब, मैं जानता हूँ, लेकिन एक वज़ीर आला के पोते पर हाथ डालना, उसको गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं है। कमिश्नर ने अब की बार उसे प्यार से समझाया। सर, उसके जुराइम में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता।
जानता हूँ, लेकिन हम कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। जो लोग आज उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा गए हैं और गवाही देने को तैयार हैं, उसकी एक नज़र पर सब कुछ उलट जाएगा और हमें जिल्लत उठानी पड़ेगी। कमिश्नर ने उसे समझाया। सर, कानून को तो उसने हाथ में लिया हुआ है, मैं पहले बता रहा हूँ। इस शख्स का किसी दिन इनकाउंटर हो जाएगा मेरे हाथों। एसपी खिजर हयात राणा ने इंतहाई गुस्से से कहा और कमिश्नर उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। अच्छा, करते हैं कुछ, तुम अपना गुस्सा ठंडा करो। कमिश्नर ने उसे पुरसकून करने की कोशिश की। मजीद बातें करने के आधे घंटे बाद वो कमिश्नर के ऑफिस से बाहर आया था। सुना है आज राणा हाउस में मातिम की सफ बिछी है। भाई ख़याम राणा हार जो गया है, एक सिपाही ने दूसरे से कहा। लहजा धीमा था मगर वो साफ सुन सकता है। और हमारे एसपी को भी शायद इस बात का गुस्सा है कि उसके नाना हार गए हैं, इसीलिए वो मिस्टर अमन मलिक को गिरफ्तार करके बदला लेना चाहते हैं। दूसरे की बात सुनकर एसपी खिजर का दिमाग भग से उड़ा। इससे पहले कि वह उन तक पहुंचता, मोबाइल पर आने वाली कॉल ने उसे अपनी तरफ मतवजा किया और वह सर झटककर कॉल रिसीव करते हुए आगे बढ़ गया। इन दोनों से वो बाद में हिसाब बराबर करने का सोच रहा था, क्योंकि वो जानता था वो दोनों मलकों के चमचे थे। मैं चाहती हूँ अमन कि अब तुम शादी कर लो, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। मिसेज मलिक ने अपनी इकलौते बेटे के बालों को सहलाते हुए कहा, जो अपनी तमाम तर वजाहत के साथ अपनी माँ की गोद में सर रख कर लेटा था। और रेली मॉम, वो हैरत से कहता उठ बैठा। कितनी शादियाँ करेंगी आप मेरी, क्योंकि आप जानती हैं कि एक रात गुजारने के बाद दूसरे दिन मेरा उस लड़की को देखने को ना तो दिल करता है और ना मैं देखता हूँ। फिर तो हर रोज़ आपको मेरी एक नई शादी करनी होगी। उसने अपनी ही बात पर आखिर में छत पार कहका लगाया था और मिसेस मलिक अपने बेटे के मुंह से इस तरह की बात सुनकर सुर्ख हो गई थी। वो अफसोस कर रही थी कि उनकी तरबियत में कहाँ कमी रह गई थी। बेटा, बीवियाँ बदलने के लिए नहीं होती, साथ निभाने के लिए होती हैं। उनसे ज़िंदगी की रौनक बढ़ती है। उन्होंने अपने दिमाग बेटे को एक बार फिर समझाना चाहा। ओह मॉम, कम ऑन, बंद करें ये टॉपिक। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ लड़कियों को कि वो कितना साथ निभाती हैं। एक रात मेरे साथ गुजारने के बाद वो किसी और के साथ होती हैं। और मिसेस मलिक में अपने बेटे के मुंह से इस तरह की बातें सुनने की मज़ीद हिम्मत नहीं थी। वो बिना कुछ कहे आराम से उठकर उसके कमरे से चली गई। अमन मलिक को भा जाए, शायद वो लड़की अभी बनी ही नहीं। और अमन मलिक लड़कियों को अपने जूते की नोक पर रखता है। उसने सिगरेट जलाकर धुआं फिजा में उछालते हुए कहा। खान, पूरे रौब से खान को पुकारा गया। जी छोटे मलिक। खान किसी बोतल के जिन की तरह हाजिर हुआ। ड्रिंक बनाओ, उसने खान की तरफ बिना देखे कहा और मोबाइल पर उंगलियां चलाने लगा। या अल्लाह जी, आज मुझे बचा लेना, आज आप मेरी इज्जत रख लेना, पक्का प्रॉमिस, आइंदा चोरी घर से बाहर नहीं निकलूंगी। हाय, आज तो मेरा रिजल्ट भी है, पता नहीं क्या बना होगा। बस अल्लाह पाक इतना सा रहम कर दें कि राना हाउस की बेगमात को पता ना चले कि मैं घर से गायब हूँ, ख़ासतौर पर मेरी मम्मा और शाहवेज भाई को। वो साइकिल के पैडल पर तेज़ तेज़ पाँव चलाते शाहबलूत के जंगल में से गुजर रही थी। दुपट्टा चेहरे पर अच्छी तरह से लपेटा था ताकि इसे देखकर भी कोई ना पहचाने। वो ऐसे लग रही थी जैसे बैंक लूट के आई हो। ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ है। अगर तुम सब जल्दी मेरे हाथ आ जाती तो आज मुझे देर ना होती। उसने साइकिल के आगे लगी टोकरी में रखी मछलियों से कहा, जो शापर में लिपटी थी और जिन्हें वो जंगल के दूसरे किनारे पर बहती नदी से पकड़ कर लाई थी। साइकिल के टायर के नीचे एक पत्थर आया, उसकी साइकिल लड़खी और वो साइकिल समेत नीचे गिरी। उसकी चीख जंगल में गूंज कर रह गई। हिम्मत करके उठी तो देखा पूरी बाजू पत्थर से टकराने के बाइस छिल गई थी। वो चोट को नज़रअंदाज करती हुई साइकिल की तरफ बढ़ी, जिसकी चेन उतर गई थी। ये सारी मुसीबतें मुझ पर क्यों आती हैं? उसने आंखों में आई नमी को साफ करते हुए कहा और चेन चढ़ाने की नाकाम कोशिश की। क्योंकि तुम खुद एक बहुत बड़ी मुसीबत हो हिनावे राना। उसके पीछे से आवाज़ उभरी और हिनावे हैरत से उछली। पीछे देखा तो वो उसे ही घूर रहा था। अमन, मेरे प्यारे भाई, तुम आ गए, जल्दी से मेरी मदद कर दो। देखो, मुझे चोट लग गई है। हिनावे ने अपने से 3 साल छोटे भाई की मिन्नत की। हरगिज़ नहीं, अमन ने 2 टोक जवाब दिया। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अब वो मिन्नतों पर उतर आई थी। फिर जो मैं मांगूंगा वो तुम्हें मुझे देना होगा, अमन ने शर्त रखी। हाँ ठीक है, अब जल्दी से चेन चढ़ाओ, हिनावे ने उसे टालने के अंदाज में कहा। ऐसे नहीं, पहले वादा करो, तुम कब बदल जाओ पता नहीं चलता। अमन भी कम नहीं था। तुम्हें अपनी बहन पर यकीन नहीं है क्या? हिनावे ने मासूमियत से पूछा। मुझे हिनावे पर बिल्कुल भी यकीन नहीं, अमन ने जवाब दिया। इससे पहले कि हिनावे कुछ कहती, अचानक एक तरफ भौंकने की आवाज़ आई, जैसे 2 कुत्ते आपस में लड़ रहे हों, और हिनावे का रंग फक हुआ। उसने खौफजदा नज़रों से अमन को देखा। अमन खुद डर गया था। उसने फटाफट झुककर साइकिल की चेन चढ़ाई और साइकिल पर बैठने के बाद हिनावे को इशारा किया। वो अपनी मछलियाँ छोड़कर जो नीचे गिर चुकी थी झट से साइकिल पर बैठी और अमन ने साइकिल बढ़ा दी। मगर इनकी बदकिस्मती के एक कुत्ता उनके पीछे लग चुका था। हिनावे ने तो चीख चीख कर जंगल के सारे जानवरों को डरा कर रख दिया था। अमन तेज़ चला, वो चीख रही थी और अमन पूरी कुव्वत से साइकिल भगाने में मगन था। मगर जो कुत्ता उसके पीछे लगा था वो इंतहाई ढीठ था, शायद तभी पीछा नहीं छोड़ रहा था। अमन, मजाल है जो हिनावे की चीखें बंद हुई हों। वो मेन रोड के पास पहुंच गए थे जब कुत्ते ने पीछे की तरफ उड़ता हिनावे का दुपट्टा पकड़कर खींचा और वो धड़म से नीचे गिरी। इससे पहले कि कुत्ता उस पर हमला करता, एक फाइट की आवाज़ गूंजी और कुत्ता डर कर पीछे हुआ।
अमन ने हवास बाख्ता होकर साइकिल रोकी और पीछे मुड़कर देखा। हिनावे बेचारी एक बार फिर नीचे पड़ी ज़मीन को अपना दीदार करवा रही थी। दूसरे फाइट पर कुत्ता कराता हुआ वापस भाग गया। अमन ने फाइट करने वाले की तरफ देखा। वो खिजर था, उनकी फूफो का बेटा, जो पुलिस की यूनिफॉर्म में सड़क पर हाथ में पिस्टल लिए खड़ा था। हिनावे, अमन उसे पुकारता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। खिजर भैया जल्दी आए। अमन ने खिजर को पुकारा और दोबारा हिनावे की तरफ मतवज्जा हुआ। खिजर ने एक नज़र नीचे गिरी हिनावे को देखा और फिर उसके चेहरे पर वाजिया नागवारी उभरी। राना हाउस की ये वो वाहिद लड़की थी जिससे उसे बहुत चिढ़ होती थी। वजह उसकी हरकतें थी। खिजर भैया आए ना, देखें आप इसे उठा नहीं जा रहा। अमन ने एक बार फिर उसे पुकारा। नीचे गिरने के बाइस हिनावे के सर पर चोट लगी थी। वो उठने की नाकाम कोशिश कर रही थी। खिजर ने एक गहरी सांस ली और फिर उसकी तरफ बढ़ा। ये मुसीबत भी अभी गले पड़नी थी। वो बड़बड़ा रहा था। हिनावे को सहारा देने के बाद वो उसे जीप तक लाया था। बैठ जाओ, खिजर ने बामुश्किल अपना गुस्सा जब्त करते हुए कहा, और हिनावे शरीफों की तरह गाड़ी में बैठ गई थी। वैसे भी उसकी खिजर से पुरानी दुश्मनी थी और इस वक्त वो उसके रहमो करम पर थी, इसलिए कोई पंगा नहीं लेना चाहती थी। मलकों की हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। बहराम मलिक ने अपने जीतने की खुशी में एक बहुत बड़ी दावत का एहतमाम किया था। मेहमानों की आमद ज़ोरों शोर से जारी थी। हवेली के सारे मर्द मेहमानों के साथ मसरूफ़ थे। एक वो था जो बेजार सा बैठा था। उसे हवेली में मुनक्किद की गई कोई तकरीब पसंद नहीं आती थी। वो तो हैदराबाद कम ही आता था। तुम यहाँ बैठे हो और दादा वो तुम्हारा बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। अरहम मलिक ने उसे ड्राइंग रूम में बैठे देखा तो कहा। अरहम मलिक और अमन मलिक दोनों कज़न्स थे। मुझे यहाँ की रौनकें बिल्कुल मुतासिर नहीं करती, अमन ने जवाब दिया। क्यों, यहाँ किस चीज़ की कमी है? अरहम ने पूछा। दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ की, अमन ने एक आंख दबाकर कहा। उसका इशारा लड़कियों की तरफ था। बाहर जाकर देखो, सारा हुस्न जैसे हवेली में जमा हो गया है। अरहम ने उसे खबर दी। क्या वाकई? दादा अबू कब से लड़कियों को अपनी दावत पर बुलाने लगे? अमन को हैरत हुई। लड़कियों का नहीं, उनके वालिदैन को बुलाया जाता है, और वालिदैन जानते हैं कि मलिक ख़ानदान में जवान लड़के मौजूद हैं, इसलिए वो अपनी बेटियों को साथ लाते हैं ताकि खुशकिस्मती से कोई लड़की हमें पसंद आ जाए। और फिर अरहम ने बात अधूरी छोड़ दी, जिस पर दोनों का कहका उभरा। बेवकूफ़ लोग, अमन ने ज़ेरे लब कहा। अच्छा अब तुम जल्दी आ जाओ बाहर, मैं ज़रा हुस्न का नज़ारा कर लूँ, अरहम कहते हुए चला गया, जबकि अमन दोबारा से मोबाइल की तरफ मतवज्जा हो गया था। फेसबुक को ऊपर नीचे करते हुए अचानक उसकी नज़र एक प्रोफाइल पर पड़ी। वो चौंका। हिनावे राना। ज़ेरे लब उसने नाम दोहराया। हिनावे। उसने फिर ज़ेरे लब दोहराया। अजीबो गरीब और अनोखा सा नाम था, लेकिन उसे अच्छा लगा। अमन ने प्रोफाइल पर लगी तस्वीर चेक की। वो भी बहुत अजीब थी, कुछ पुरस्कार सी। वो मंजर किसी जंगल का था। धुंध में लिपटे शाहबलूत के ऊंचे ऊंचे दरख्त उस मंजर को पुरस्कार बना रहे थे। आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में आपकी दुआओं के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।